नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज शो में हम आपके लिए। हमने देखा बाजार में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, काफ़ी सीसॉ भरा मूव था। आगे अब किस तरह की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, उस पर करेंगे चर्चा। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है बस 2 ही दिनों बाद। एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है। ईटी नाउ स्वदेश ने एक्सक्लूसिव पोल करवाया है, उसके नतीजे दिखाएंगे आपको। और कल कहाँ मिलेंगे आपको ट्रेडिंग और निवेश के मौके, इस पर भी बाजार शो में आगे होगी चर्चा। और बाजार में हमने देखा कि आज दिन भर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि दिन के निचले स्तरों से बाजार में अच्छी रिकवरी दिखी और निफ्टी आखिर में 53 अंकों की मजबूती के साथ 17,267 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के बाद 38,000 के ऊपर बंद हुआ। बाजार में और कहां पर एक्शन दिखा, बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा साथ में जुड़ रहे हैं। मार्केट की आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट हाफ में मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस दिखेगी, लेकिन सेकंड हाफ में उतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आपको दिखेगा। तो इसलिए सेकंड हाफ का जो मार्केट है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 53 अंकों की बढ़त के साथ 17,250 के ऊपर जाके निफ्टी बंद हुआ है। और अगर आप सेंसेक्स के हिसाब से देखेंगे तो करीब 250 अंकों की बढ़त यहाँ पे आपको आती हुई दिखी है। निफ्टी बैंक भी एडजस्टमेंट के बाद 33 पॉइंट की मजबूती के साथ 38,000 के ऊपर जाके बंद हुआ है। मैं धीरे धीरे करके आपको सेक्टोरल चर्निंग आपके स्क्रीन पर आपको दिखाता जाऊँगा। आज सेक्टर्स के हिसाब से अगर आप देखें, एक तो इंडिया विक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप मिस नहीं कीजिएगा। 3-3.5% की गिरावट आज इंडिया विक्स में हुई है। ये मार्केट को काफ़ी कुशन दे रही है। हो सकता है कल का दिन भी आपको काफ़ी बढ़त या फिर एक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती हुई दिखे। ये निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स जिसने आज रिकवरी दिखाई है सेकंड हाफ में, और ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपने उस लेवल तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक था। दूसरा था ऑटो और तीसरा था मेटल इंडेक्स, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ऑटोस के अंदर आज दिन भर ज़्यादातर समय हमको हरा निशानी बनते हुए दिखा और इसके अंदर आज कुछ ज़्यादा दिक्कत हमको आती नहीं दिखी है। और क्लोजिंग ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हैं इसकी डी हाइस पे थी। इसके अलावा अगर आप मेटल के हिसाब से देखें, इसमें टाटा स्टील की वेटेज होने की वजह से मेटल्स काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ है और करीब 46 रुपये की मजबूती के साथ ऑलमोस्ट ये डी हाई पे आपको करीब 0.25% मजबूत जाके बंद होता दिख रहा है। एनर्जी सेक्टर वीक सेक्टर था, ओएनजीसी की वजह से आज एनर्जी के अंदर हमको गिरावट आती हुई दिखी है। इंडेक्स के हिसाब से देखें तो करीब 1.25% से ज़्यादा का नुकसान आपको निफ्टी एनर्जी के अंदर आते हुए दिखा है। अब आते हैं निफ्टी के गेनर्स पे, जल्दी जल्दी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टाटा स्टील के अंदर हमको अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा, आज अच्छे 3% ऊपर था। इसके बाद इसकी जो गाइडेंस है इसका भी इंपैक्ट हमको बनते हुए दिखा। इसके अलावा जो शेयर और तेजी से चलते हुए दिखे उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 1.5% तक की मजबूती दिखाई है। एक और शेयर जो आज मजबूत बंद हुआ है वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। इन दोनों के अंदर हमको अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। निफ्टी का आज का ओएनजीसी आज का टॉप लूजर्स बना है और इसने आज करीब 2% के आसपास का नुकसान हमको दिखाया। ओएनजीसी आज डेज लो पे जाके बंद हुआ है। निफ्टी 500 की अगर आप बात करें तो उसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसआरएफ, ये 2 शेयर ऐसे थे जिनकी आज की क्लोजिंग ठीक थी। स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि आज ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुआ, और साथ ही एसआरएफ जिसके नंबर्स के बाद तो पहले पिटाई हुई लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग जोरदार थी। 3% ये शेयर ऊपर जाके बंद हुआ है। अगर आप देखें तो 1-2 शेयर और भी हमारी लिस्ट में आए हैं जहाँ पे अच्छा मोमेंटम दिखा, वो था टाटा टीवीएस मोटर्स का। रिजल्ट के बाद ये भी करीब 2.5% ऊपर जाके बंद हुआ है। और 2 शेयर और भी ऐसे थे जिनमें आज न्यूज़ फ्लो था। फर्स्ट था आपकी स्क्रीन पे, अगर आप वो स्क्रीन पे शेयर लेके आएंगे तो उसमें एक शेयर मन्नापुरम फाइनेंस जो कि ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती के साथ जाके बंद हुआ है। तो ये कुछ एक चुनिंदा शेयर मार्केट का मोमेंटम आपकी स्क्रीन पर था जो आज बाजार क्लोज होने में काफ़ी अच्छा आया, लेकिन टाटा पावर आज कमज़ोर था। ओके, तो उतार चढ़ाव भरा दिन हमने देखा आज। एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ चंद्रेश निगम के मुताबिक कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाजार के वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर हैं। निवेशकों को लंबी अवधि के नज़रिए से फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स और मेटल में निवेश के मौके तलाशने चाहिए। तो मुझे लगता है 1-2 से फिलहाल कुछ सेक्टर्स को छोड़ के आई थिंक मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप फाइनेंशियल्स देख लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख लीजिए, केमिकल्स देख लीजिए, मेटल्स देख लीजिए, काफ़ी सारी जगहों पे वैल्यूएशन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, शॉर्ट रन में क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चल गए हैं, इनमें थोड़ा करेक्शन हो सकता है एक्सेट्रा, वो सब पॉसिबल है। पर मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, ऐसा बहुत कम टाइम में देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज अच्छा करने का पोटेंशियल दिखा रही होती हैं। हम लोगों के मार्केट में लास्ट 7-8 साल से नैरोइंग जिसको हम बोलते हैं, बहुत कम कंपनीज अच्छा कर रही थी, अभी वो ब्रेड्थ बहुत बढ़ गई है और मार्केट ने उसको पहचाना भी है। उसी वजह से स्टॉक्स के भाव ऊपर है और पीई ऊपर है और एक्सपेक्टेशंस है, बट वो एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल से रैशनल है।
कहीं कहीं पे सर्टनली इरेशनल कभी कभी हो जाती हैं, पर ओवरऑल आई थिंक आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस ऑफ द मार्केट। कि हमारे आज के दोनों मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आशीष महेश्वरी और भाविन मेहता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कल की तैयारी में। भाविन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। 17,200 के ऊपर तो क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन सेशन बहुत वॉलेटाइल था आज का। क्या आपको लगता है कि ये वॉलेटिलिटी आगे जारी रहेगी या अभी किसी एक डायरेक्शन में बाजार जा सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में? गुड इवनिंग। डेफिनेटली लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा है, बट एट द सेम टाइम इवन इन द प्रीवियस करेक्शन और इन करंट करेक्शन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट निफ्टी 17,000 को होल्ड कर रहा है, अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। सो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 16,800 टू 17,000 रेंज डाउन साइड पे होल्ड करता है, एक पुल बैक का चांस प्रोबेबिलिटी बन रहा है। पुल बैक कहां तक लास्ट होगा, मे बी 17,500 17,600 हो सकता है एक बार इंडेक्स के लिए, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक एडवाइस रहेगा कि फॉर द टाइम बीइंग जिस हिसाब से एफआई का अभी भी सेल नंबर आ रहा है, तो एक हिसाब से पोजीशन ट्रिम या अपने लॉन्ग्स कम करने के लिए देखना चाहिए। अगर बाई चांस 17,500 के पहले हम 17,000 का लोअर लेवल ब्रेक करते हैं, जो कि आज का लो ऑलमोस्ट 17,045 था, तो बिलो 17,000 मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम में सेल फ्लो वापस आ सकता है और वो काफी शार्प हो सकता है प्रोबेबली ओवर नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन। अगर ये सिनेरियो पैन आउट होता है तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड पे रिस्क बढ़ सकता है। एट द सेम टाइम अगर थोड़े डेटा पॉइंट्स को देखेंगे तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज नीचे दिखा है। पुट कॉल रेशियो कल 0.7 का लास्ट कोट था, आज भी करीबन 0.7 0.8 के बीच में होना चाहिए, तो वो काफी कंफर्टेबल है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ से पुल बैक 17,500 तक आना चाहिए, जहां पे मे बी फ्रेश कॉल लिया जा सकता है। ओके, 17,500 तक के लेवल आने की संभावना है, उसके बाद कोई फ्रेश कॉल लिया जाए तो बेटर होगा। इस बीच स्टॉक्स पर बात करते हैं। भारतीय एयरटेल के हमने देखा तिमाही नतीजे आए जो है वो 28,326 करोड़ से बढ़कर 29,867 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वहीं अगर बात करें मुनाफे की तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और जानना चाहूँगा मैं आशीष आपसे कि अगर आपने नंबर्स देखे हो भारतीय एयरटेल के, तो क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर फिलहाल आपका? जी बिल्कुल, थोड़ा उम्मीद से खराब नंबर्स थे, क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था, जो दूसरी जैसे रिलायंस जियो के जो नतीजे देखने के बाद में कि यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था, पर मुनाफे में जो डिक्लाइन है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। जरूर आय में जरूर इजाफा देखने को मिला है, बट जो मार्जिन्स में प्रेशर है, आरपीयू पे प्रेशर है और जो मुनाफा कम आया है, वो स्टॉक के लिए मेरा मानना है नेगेटिव है। तो जरूर थोड़ा सा स्टॉक पे आगे आने वाले समय में थोड़ा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हमने देखा कि कंपनी का मुनाफा भी घटते हुए दिखाई दिया ही है और इसीलिए जो है दबाव भी दिख रहा है स्टॉक में। एक और यहाँ पर स्टॉक जिस पर एक स्पेस जिस पर फोकस में करना चाहूँगा आशीष आपका, वो है कंज्यूमर स्पेस। आज गोदरेज कंज्यूमर के भी नंबर आए हमने देखा, और ये जो पूरा एरिया है ये पिछले कुछ समय से फोकस के बाहर ही रहा है। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है आने वाले समय में? जी, अभी जो मार्केट सिचुएशन बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि जो पैसा है वो शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ या पीएसयू स्टॉक्स की तरफ, या मेटल जहां पर नए हाई रोज बन रहे हैं, या इकोनॉमी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाले सेक्टर की तरफ पैसा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जहां पर ग्रोथ काफी कम है या ग्रोथ कम आ रही है, तो उनको थोड़ा सा बिल्कुल जो निवेशक है वो स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो मेरा सलाह रहेगी अभी एफएमसीजी स्टॉक्स में बाय ना करने की, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी रिच है और जो डबल डिजिट ग्रोथ का एक जो मोमेंटम बना हुआ था पिछले कुछ सालों से, वो अब ब्रेक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनलिस्टेड जो सेगमेंट है वो एक काफी बड़ा कंपटीशन दे रहा है लिस्टेड कंपनीज को। तो मेरी इसमें गोदरेज कंज्यूमर में से भी निकलने की सलाह रहेगी, और मेरा मानना है कोई बहुत मीनिंगफुल ग्रोथ इस साल में देखने को नहीं मिलेगी गोदरेज कंज्यूमर के स्टॉक में, तो बेटर है अवॉइड किया जाए बाय साइड।
ओके, तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर। पूरी स्पेस में ही बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्पेस की बात यहाँ पर आशीष ने की है, और वो है पीएसयू बैंक। और भाविन, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले पीएसयू बैंकों में जो हमने पिछले कुछ दिनों का अच्छा प्रदर्शन देखा है, उसके पीछे क्या वजह रही है? डिम्पी एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने एनालिसिस किया है। डिम्पी, बताइए। देखिए, सरकारी बैंकों की अपनी महत्वता तो है इकोनॉमी के अंदर। भले ही बैंक निफ्टी के अंदर उसकी वेटेज कम हो, लेकिन सरकारी बैंक वैसे अगर थोड़ा भी प्रदर्शन अच्छा करें तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड सा मिल जाता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में हो क्या रहा है। हमने इसी पैरामीटर्स पे सरकारी बैंकों को जांचा, परखा। तीसरी तिमाही के अंदर उनके प्रदर्शन को हम एक कंसोलिडेटेड पिक्चर आपके सामने लेके आए हैं। दो हिस्सों में आप इस रिपोर्ट कार्ड को देखिएगा। पहला हिस्सा है लोन ग्रोथ का और दूसरा हिस्सा होगा प्रोविजनिंग का। पहले लोन ग्रोथ आपको दिखाता हूँ। कैनरा बैंक करीब 9% की ग्रोथ आपको यहाँ पे देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 3.5% और एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है 8.5% की अगर लोन ग्रोथ दिखा रहा, तो आप ये सोचिए कि कितना अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है। क्योंकि लोन ग्रोथ टिपिकली किसी भी बैंक का एक मेन बिजनेस होता है, जिसको हम लोन बांटना कहते हैं, यानी कि जिसको हम क्रेडिट ऑफ टेक कहते हैं। तो ये करीब 9%, 8.5% देश के बड़े बड़े बैंक्स आपको यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं। जब सेकंड प्लेट आपको दिखेगी, उसमें पंजाब नेशनल बैंक आप देखेंगे 5%, 3% इंडियन बैंक और यूनियन बैंक के अंदर भी करीब 2.5% की लोन ग्रोथ हुई है। डेट मीन्स लोन ग्रोथ के मामले में मामला बिल्कुल ठीक है। मैं वापस से फर्स्ट प्लेट पे जाता हूँ और इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस आपको और बताता हूँ, जिसमें हम निम कहते हैं, यानी कि इनके मार्जिन्स कैसे हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखने। बैंक्स के मार्जिन कैसे चेक करेंगे? तो बैंक्स के टिपिकली मार्जिन्स ऑफ टेकिंग और कितना पैसा आ रहा है उसके बीच का डिफरेंस है। 2-2.25% के मार्जिन कैनरा बैंक के पास है, 3% का मार्जिन एसबीआई भी करीब 3% के मार्जिन के साथ काम करता है। अब आते हैं इसके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर। टिपिकली वो 7%, 7.5% और 4% एसबीआई के हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक अगर सिर्फ 4% का ही सिर्फ ग्रॉस एनपीएस दिखा रहा है तो ये अच्छी बात है। एक ज़माना था जब 10-10%, 11-11% तक के जीएनपीएस आ जाते रहे, लेकिन सरकार की कोशिश और खुद बैंकों की कोशिश ने इन जीएनपीएस को कम किया है। अगली प्लेट में आप पीएनबी और साथ ही यूनियन बैंक, इंडियन बैंक के भी जीएनपीएस देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यूनियन बैंक हालांकि अभी भी 11% पे चल रहा है, लेकिन इंडियन बैंक ने काफ़ी इंटरेस्टिंगली ये शो किया है कि उसके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो मात्र 3% से कम रह गए हैं। और बाजार इसको दो हिस्सों में देखता है, जिसके जीएनपीएस कम हो रहे हैं और जिसकी प्रोविजनिंग कम हो रही है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं आपसे बात प्रोविजनिंग की करूंगा। लोन ग्रोथ, जीएनपीएस, निम मैंने आपके सामने बता दिए। अब प्रोविजंस का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले बात करते हैं कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई की। ये प्रोविजंस का आंकड़ा है। करीब 29,040 करोड़ रुपए का कैनरा बैंक का प्रोविजन है सिर्फ एक तिमाही का। और उसमें अगर जो प्रोविजन घटे हैं वो आप देख रहे होंगे 35% YOY, यानी कि साल दर साल करीब 35% प्रोविजन कम हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के 27% कम हुए हैं, एसबीआई के 32% जाके प्रोविजंस कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो पैसा वो अपनी बुक्स में ये मान के चलते थे कि पैसा कहीं डूब ना जाए, उस पैसे को, डूबने वाले पैसे को थोड़ा कम मानते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि जो हमारा पैसा डूबने वाला था 35% कम डूबेगा, उसकी प्रोविजनिंग करते हैं। तो ऐसे ही आप पीएनबी का देख रहे हो 35% कम। यूनियन बैंक का भी 51% कम हुआ है, यानी कि उसका जो अपने बुक्स में ये मान के चलते थे कि ये हमारे लिए घबराहट वाला पैसा है, नहीं आएगा तो बैड डेट डाल देंगे, अगर आ गया तो रिकवरी डाल देंगे। तो ये प्रोविजनिंग कम होना बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंडियन बैंक में कुछ एडजस्टमेंट्स है, इसलिए 11% आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज ये सारे पैरामीटर्स पे ये आपको साफ साफ दिखा रहा है कि सरकारी बैंकों की स्थिति पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी बेहतर हुई है, चाहे वो लोन ग्रोथ के मामले पे हो, चाहे वो प्रोविजनिंग के मामले पे हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है सरकारी बैंकों की। भाविन, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। सरकारी बैंकों पर जो इस समय डिम्पी एनालिसिस लेकर आए हैं, शायद उसी का असर है कि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि सरकारी बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे थे। आज भी इनफैक्ट आप देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर इस खराब बाजार में करीब 2.5-3%, 4% ऊपर जाकर बंद हुआ है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अब जब ये सरकारी बैंकों के शेयर चलने लगे हैं, तो क्या आपका कोई अब इसमें से पिक होगा? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बैंक है जिसके चार्ट्स ने कोई लेवल ब्रेक किया हो और यहां से एक नई अप मूव की तैयारी में लगा हो? श्योर। सो अगर हम देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा आफ्टर ऑलमोस्ट 2009 सितंबर अक्टूबर 2019 हम लोग यहाँ पे एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक पहले 100 से लेके 110 के बीच में आता था, वहां से एक शार्प रिवर्सल आता था हमेशा।
इस बार इसने ये लेवल काफी आसानी से क्रॉस किया और विद गुड वॉल्यूम्स। ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छा लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ये बैंक मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में प्रोबेबली 140 150 का लेवल अपसाइड पे एक बार आपको दिख सकता है। और व्यू ये है कि जब भी यहाँ पे गिरावट हो तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 95 के स्टॉप लॉस से अराउंड 110 टू 100 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो 140 का टारगेट 150 का टारगेट पकड़ के आप इसको बाय कर सकते हैं। सेकंड, कैनेरा बैंक। तो कैनेरा बैंक में अगर हम देखेंगे तो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में मोस्टली स्टॉक 250 के आसपास रेजिस्टेंस लेता था, वहां से रिवर्सल एक बार होता था, बट इस बार 240 का लेवल काफी आसानी से विद गुड वॉल्यूम्स अगेन इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रीवियस हाइस थे जो करीबन 2018 का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये 300-305 के आसपास टॉप बना रहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये ऊपर में 300-305 तक जा सकता है। 305 के ऊपर अगर क्लोज देगा तो फर्दर पॉजिटिव रहेगा। एसबीआई क्रूशियल रहेगा कि ये स्टॉक आज के अगर सेशन में देखें तो अच्छा खासा पुट राइटिंग भी लोअर लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज क्रूशियल रहेंगे, बट इसको 545-550 का जो रेंज है इसको ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि एंटायर पीएसयू बैंकिंग स्पेस ब्रेकआउट लेवल से भी आपको 8 से 10% का अपसाइड एकदम शॉर्ट टर्म में प्रोबेबली फेब या मार्च एक्सपायरी के स्टार्ट में ही आपको दिख सकता है। करेक्ट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये वो 3 स्टॉक्स हैं सरकारी स्पेस से जहां फोकस किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 110 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें तो 140 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। भाविन को ये लगता है। आशीष, बैंकिंग पर ही रहते हुए हमने देखा कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो अब यहाँ पर रैली में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एचडीएफसी को हमने देखा लगातार दबाव में ही दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कि जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये इसी तरह अंडर परफॉर्म करते रहेंगे अगले समय? जी, मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा मानना है कि जरूर एचडीएफसी थोड़ा टाइमिंग के लिए अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एफआईज की जो सेलिंग है वो काफी चल रही है। जो फ्रंट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक है, बट जो नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक ने या एक्सिस बैंक ने इस क्वार्टर पे दिए तो वो बिल्कुल लैगार्ड नहीं रहेंगे। मेरा मानना है कि हर गिरावट पर एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स को लेने के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमेशा तैयार रहेंगे। तो बिल्कुल इनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। मेरा मानना है थोड़ा टाइमिंग आपको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, बट ये दोबारा से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ये एक ओवरऑल सेक्टर ये अब काफी अच्छा चलने वाला है अगले 1 से 2 साल तक। तो उसके पीछे रीजन ये है कि सारे बैंक्स ने अपना जो फोकस शिफ्ट कर लिया है लार्ज टिकट लेंडिंग से हटाकर अपने को एसएमई और रिटेल लेंडिंग में शिफ्ट हो गए। तो जहाँ एसबीआई बात कर रहा है कि उनका होम लोन का पोर्टफोलियो 10 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगा अगले कुछ सालों में, तो अब यदि रिटेल बैंक ये सारे बन जाएंगे या एसएमई और एमएसएमई को लेंड करेंगे तो बड़े साइज के जो एनपीए आते थे टेक्सटाइल से या पावर से या स्टील से, सीमेंट से, तो वो कुछ आने वाले नहीं। तो मेरा मानना है ये बिल्कुल सही जंक्चर है और सही समय है। आप अच्छे पीएसयू बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। करेक्ट। तो सही प्राइस पर इस समय दोनों ही तरह के बैंक, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट, उनमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और उनको पोर्टफोलियो का हिस्सा आपको बनाना चाहिए। चलिए, बैंकिंग से स्पेस की ही चर्चा हो रही है तो आपको याद दिला दें कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसकी जो एमपीसी की बैठक है 3 दिनों की, वो आज से शुरू हो चुकी है और 10 फरवरी को क्रेडिट पॉलिसी आएगी। इस बार पॉलिसी से क्या उम्मीदें लगाई हैं बाजार ने, इकोनॉमिस्ट ने, इस पर ईटी नाउ स्वदेश ने एक पोल करवाया है। मेरे सहयोगी अंकुर मिश्र जुड़ गए हैं हमारे साथ बताने के लिए कि उस पोल के क्या नतीजे रहे। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने में अभी कुछ घंटे बाकी है, लेकिन उससे पहले हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या उम्मीदें हैं पॉलिसी से, और इसके लिए हमने एक पोल किया। जो पहला सवाल था हमारा वो यही था कि ब्याज दरों में कितनी कटौती की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं जो पूरी की पूरी पाई है वो यही बोल रही है कि कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब यही है कि रिवर्स रेपो शायद यथावत रह सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि आरबीआई पॉलिसी का इस बार का रुख क्या होगा। इस पर भी रिस्पोंडेंट्स का यही कहना है कि अकोमोडेटिव स्टांस है वो शायद जारी रह सकता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल था वो था महंगाई के लक्ष्य को लेकर। इस पर रिस्पोंडेंट्स का कहना है 60% रिस्पोंडेंट्स ये कह रहे हैं
कि इस बार के महंगाई के लक्ष्य में बदलाव नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि जो हाँ है वो 20% है और जो कुछ नहीं कह सकते वो भी 20% है। जो चौथा और आखिरी सवाल था वो ये था कि रिवर्स रेपो रेट में आखिर बदलाव होगा, तो इस पर भी जो बड़ी पाई है, मतलब 80% रिस्पोंडेंट्स यही कह रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट में इस बार बदलाव होगा और उम्मीद यह है कि 15 से 40 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हो सकती है आरबीआई की तरफ से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो कि आरबीआई की पॉलिसी में इस बार फोकस रखना होगा। जो आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर कमेंट्री होगी आरबीआई गवर्नर की, उसको वॉच आउट करना होगा कि क्या जीडीपी की ग्रोथ में बदलाव होना है या फिर इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी पर क्या कमेंट्री आती है, क्योंकि सीबीडीसी को तो बजट में ऐलान कर दिया है, लेकिन वो कब लॉन्च होगा और कैसे उसका रूप होगा वो देखना पड़ेगा आरबीआई की पॉलिसी में, अगर उस पर कुछ क्लैरिटी आती है। साथ ही साथ बजट के बाद बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड बढ़त के स्तर पर पहुंच गए थे, तो उसके बाद से जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उस पर आरबीआई का क्या रुख है, जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो पूरी जो टाइमलाइन है वो देखना पड़ेगा आरबीआई की तरफ से कैसे आती है। बिल्कुल, तो फोकस रहेगा यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी पर। देखते हैं, 2 दिन का समय और है, उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी पेश होगी। ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले खबर भी मिलेगी आपको और एनालिसिस भी। आज की एक और बड़ी खबर वो ये है कि आज की लिस्टिंग कैसी रही। अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर के शेयर आज बाजार में लिस्ट हुए और इश्यू प्राइस 230 रुपये था और उसके सामने कंपनी का शेयर जो है वो 221 रुपये पर लिस्ट हुआ। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि शेयर लगातार तेज़ी के साथ आगे बढ़ता चला गया और यहाँ पर 16% के ऊपर जाकर ये शेयर आखिरकार बंद हुआ। 218 रुपये का इश्यू प्राइस था, 230 रुपये के बीच रखा गया था। यह आईपीओ 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच खुला हुआ था। चलिए, वक्त हो गया है हमारे मेहमानों से ये जानने का कि कौन से आइडियाज़ आज वो लेकर आए हैं। वक्त हो गया है वीआईपी शेयर का। आशीष, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कौन से आइडियाज आप लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? जी, कोइंसिडेंटली जी, मेरा जो स्टॉक आइडिया है वो अडानी विल्मारी है। मेरा मानना है ये स्टॉक में, इस स्टॉक में काफी वैल्यू है अभी, और जैसे इशू में भी अच्छा रिस्पांस मिला था और आगे भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। अब उसके पीछे रीजन ये है कि ये एक टिपिकल एफएमसीजी कंपनी है जो करीब इंडिया का 18% जो एडिबल ऑयल का मार्केट शेयर वो कंट्रोल करती है, और जो ग्रोथ है पिछले कुछ सालों से वो काफी फिनोमिनल आया है, क्योंकि वो जितने भी स्टेपल है आपके किचन के आइटम है, आटा है, आपका शुगर है या पल्सेज है, सारे सेगमेंट में उनकी एंट्री हो चुकी है। और जो फॉर्च्यून ब्रांड है वो भी काफी रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, और कंपनी काफी ई कॉमर्स क्षेत्र में भी उनके सारे टाई अप्स हैं, जितने भी मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके थ्रू भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी आने वाली है। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक को भी जो पीआर सेट है, जो HUL है या टाटा कंज्यूमर है, उसी टाइप के वैल्यूएशंस आगे जाके मिलेंगे, और इसका स्टॉक का मेरा टारगेट करीब 350 रुपए का अगले 3 महीने के लिए रहेगा, और लंबी अवधि के निवेशक भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके छोड़ सकते हैं। चलिए, बढ़िया। आज की जो लिस्टिंग है उसमें जो गेंस आपको मिले 15-16% अगर, वो तो और अच्छी बात ही है। यहाँ आशीष को लगता है कि आने वाले समय में 350 तक ये स्टॉक भी जा सकता है। भाविन, आपके कौन सी ट्रेडिंग आइडियाज होंगे कल के लिए? मेरे साइड से 2 बाय आइडियाज है। फर्स्ट वन है जुबिलेंट फूडवर्क्स। करंटली स्टॉक 30 to 40 के आसपास कोट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 3500 तक जा सकता है। लास्ट कपल ऑफ डेज में देखेंगे तो स्टॉक ने काफी अच्छा रेजिलियंस दिखाया है टू मार्केट डिक्लाइन, और लोअर लेवल पे होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3100 का है, टारगेट 3500। सेकंड स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज स्टॉक में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट अगर आप टॉप 10 नेम्स देखोगे तो इसमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला था, और ओवरऑल भी स्टॉक 2300 से 2500 के रेंज में घूम रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस 2320 का स्टॉप लॉस रख के फर्स्ट टारगेट 2410, और प्रोबेबली अगर उसको ब्रेकआउट कर सकता है तो 2500 तक आपको मूव मिल सकता है। तो ये 2 मेरे बाय आइडियाज रहेंगे। ओके, तो बाय साइड पे 2 स्टॉक्स यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिग्गज काउंटर, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क, ये भी एक छोटी कंपनी जिस पर आप नज़र रख सकते हैं और आपको दोनों में ही मुनाफे की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाविन और आशीष, आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने आइडियाज़ भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। लेंगे